मणिपुर शब्द सुनते ही जाना इनके होश फाख्ता हो जाते हैं और ये ऐसे लगते हैं जैसे इन्होंने कोई शैतान को देख लिया हो और इनके जो घिघी बन जाती है। नमस्कार आदाब, मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट नरेंद्र कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी। सर, आपसे जानना चाहूंगा, जो इंडिया टीम के किस सांसद मणिपुर गए थे, उन्होंने क्या रिपोर्ट पेश की और इस रिपोर्ट के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी का रुख क्या है और वो क्या कहेंगे अब इस पर, क्योंकि पहले से ही वो मणिपुर का बायकॉट कर रहे हैं। मोदी जी संसद में भी नहीं आ रहे हैं, जवाब कोई दे नहीं रहा है, बहस जारी है दोनों तरफ से। तो बताएं क्या कुछ अब नया अपडेट है। एक बात बड़ी अजीब सी है कि इंडिया के लोग जो है जी। मणिपुर में जो त्रासदी हुई है हम्म। उसके जो पीड़ित हैं उनसे मिलने जाते हैं हम्म। और मोदी सरकार के जितने लोग हैं वो उनका मजाक उड़ाने की कोशिश करते अच्छा। हैं। अर्जुन मेघवाल जो कि देश के इस समय के विधि मंत्री हैं, वो कहते हैं कि मणिपुर की घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अच्छा। अब मणिपुर की घटनाओं पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, मणिपुर की घटनाओं पर संसद में बहस नहीं होनी चाहिए, मणिपुर का ज़िक्र प्रधानमंत्री जी को नहीं करना चाहिए, मणिपुर का नाम नहीं लेना चाहिए। तो आप समझिए कि मणिपुर के बारे में चाहते क्या हैं? क्या ये समझते हैं कि बिल्ली की तरह अगर कबूतर जो है आँख बंद कर ले और सोचे कि बिल्ली को मैं नहीं देख रहा, बिल्ली भी मुझे नहीं देख रही, तो क्या बिल्ली जो है कबूतर को छोड़ देगी? मणिपुर के बारे में देश को तुरंत चिंता करनी चाहिए। मैं कहूँगा देश के राष्ट्रपति को चिंता करनी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को चिंता करनी चाहिए, देश के मंत्रिमंडल को करनी चाहिए, देश में वहाँ पर जो राज्यपाल हैं उनको करनी चाहिए, वहाँ के मुख्यमंत्री को करनी चाहिए। सब इस फिराक में हैं कि मणिपुर का ज़िक्र कहीं गलती से ना जाए। मणिपुर शब्द सुनते ही जाना इनके होश फाख्ता हो जाते हैं और ये ऐसे लगते हैं जैसे इन्होंने कोई शैतान को देख लिया हो और इनके जो घिघी बन जाती है। मोदी जी सब जगह जा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। उन्होंने 8500 करोड़ के 2 हवाई जहाज खरीदे हैं। वो इसलिए खरीदे हैं कि प्रधानमंत्री कहीं भी जा सकें। अब जिस जी। देश के प्रधानमंत्री ने अपने लिए 8500 करोड़ के 2 हवाई जहाज खरीद लिए हैं, क्या वो मणिपुर नहीं जा सकता? मोदी जी क्या आप समझिए कोई और मंत्री जा सकता है? सिर्फ अमित शाह गए थे 3 दिन के लिए और उनके जाने का जो नतीजा निकला वो सबको पता है कि उनके जाने का कोई नतीजा वहाँ नहीं निकला। हिंसा उसी तरह चल रही है, लोगों का जीवन उसी तरह संकट में है, मणिपुर पर जो विवाद है उसी तरह है और कोई और मंत्री बोलकर राजी नहीं। अब जब भी मैं किसी नेता के मुख से बात सुनता हूँ कि किसी भी त्रासदी पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो लगता है ये ऐसे है जैसे कि शेर कह रहा हो कि शिकार नहीं करना चाहिए। ये ऐसे ही है जैसे आशाराम कहें औरतों का सम्मान करना चाहिए, राम रहीम कहे कि किसी महिला के साथ जो है इस तरह पेश आना चाहिए कि वो आपकी माँ है। तो ये ऐसा लगता है जैसे ढकोसलेबाज़ी चल रही है। इन लोगों ने उस स्कूल में दाखिला ले रखा है जहाँ झूठ बोलने की और सच ना बोलने की कसम इनको दिलाई गई होती है घुट्टी में और ये लोग बेशर्म होते हैं। भाई राजनीति क्यों नहीं करनी चाहिए? देश की संसद किस लिए बनी है? देश ने 90 साल लंबा स्वाधीनता आंदोलन चलाया है। 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल देश ने राजनीतिक लड़ाई लड़ी है। हमारा जो संविधान है वो न्यायिक और संवैधानिक और राजनीतिक दस्तावेज है और वो लोग जो कि राजनीति करते हैं, चुनाव आयोग जिनको चुनकर घोषित करता है कि ये चुनकर आए हैं, वो संसद के बारे में कहते हैं कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो क्या मणिपुर के बारे में क्या भरतनाट्यम होना चाहिए? मणिपुर के बारे में कथक होना चाहिए? मणिपुर के बारे में मियाँ की तोड़ी कोई राग मल्हार गाना होना चाहिए? मणिपुर के बारे में कोई कुश्ती होनी चाहिए? मणिपुर के बारे में क्या होना चाहिए? ये मणिपुर के बारे में चाहते क्या है कि क्या होना चाहिए? सिर्फ ये चाहते हैं कि मणिपुर का जिक्र ना हो क्योंकि इनकी सारी पोल खुल जाती है। अब आज ही जो है एक बड़ा इनके ऊपर एक तमाचे वाला एक मामला वहां हुआ कि किसी आदमी ने शरारती तत्व ने एक आरएसएस एकेडमी करके एक ट्विटर जिसका नाम अब एक्स हो गया है उस पर जो है मणिपुर पुलिस का लोगो डालकर उसकी एक वेबसाइट बना दी और उस पर जो है मणिपुर पुलिस ने कहा है कि हमने एफआईआर दर्ज कर ली है और हम इसकी जांच करेंगे। जांच करने का इस सरकार का तरीका अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि मणिपुर पे जांच ये कैसे कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने मणिपुर में 2 महिलाओं की नंगी परेड होने और उनके साथ बलात्कार होने की जो वीडियो बनाई थी, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये ऐसे ही कि मर्डर हो रहा हो और कोई अतीक अहमद की फ़िल्म बना के दिखाए कि अतीक अहमद को ऐसे मारा जा रहा है,
तो उस आदमी को अरेस्ट कर लो जो सूचना देने आ रहा है। एफआईआर में जो आदमी पहली सूचना देता है, ये कहेंगे साले तू ही आ पहले, तूने इसका भेद क्यों खोल दिया, तूने हमें क्यों परेशानी में डाल दिया, हम तेरे को सबक सिखाएंगे। तो आप समझिए पूरी सरकार, पूरा तंत्र जो है इस काम में लगा हुआ है कि खबरों को कैसे दबाया जाए, जबकि उस आदमी को पुरस्कार मिलना चाहिए कि उसने ऐसी विभत्स घटना की फोटो खींची। मैं इस घटना की तुलना उस फोटो से करता हूं जो जब नापाम बम जो है वियतनाम में वॉर में गिराए गए थे और एक लड़की नंगी जो है भागी थी, जिसका बदन जो है नापाम बम के बारूद की वजह से पूरा जल गया था और पूरी दुनिया में उसकी वजह से आंदोलन हुआ था। अगर वो अकेली फोटो नहीं होती तो अमेरिका के लोग ये नहीं कहते कि वियतनाम युद्ध को खत्म करो। तो वियतनाम युद्ध खत्म होने का वो कारण वो फोटोग्राफ बना। अब मणिपुर में जिस आदमी ने फोटो खींची है, उसको तो मैं कहता हूं उसको पुरस्कार मिलना चाहिए, उसको बुलाकर उसका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ये फोटो वायरल नहीं करता, नहीं भेजता, तो ना देश के चीफ जस्टिस को पता चलता और सरकार तो बताती नहीं। सरकार तो जघन्य अपराध को भी छिपाने में लगी रहती है। सरकार तो क्या करती कि एक आयोग बना देती किसी भूतपूर्व जो है न्यायाधीश की अध्यक्षता में, और हम कहते जी बड़े हम उन पे आस्था रखते हैं। फिर वो कहते हैं विकास दुबे की तरह इसका जो हुआ है ना बिल्कुल ठीक हुआ है। मैंने दिल्ली हाईकोर्ट में खुद एक मुकदमा डाला था और उस मुकदमे में ये था कि नत्सो और फंडी नाम के दो बड़े बदमाश थे, उनको पुलिस ने आगरा में ले आकर मार दिया। अब मारने के बाद उसकी फोटो जारी कर, कोई गलत बात नहीं। 3 बजे फोटो जारी हुई, 4 बजे वो अखबारों में छप गई और जो एफआईआर आई तो उसमें पता चला कि नत्सो और फंडी का जो मर्डर है वो 6:30 बजे आगरा में राजा की मंडी में हुआ है। और उस केस में सबसे बड़ी बात ये हुई कि जब मैंने उस पर पीआईएल दिल्ली हाईकोर्ट में डाली तो जो फंडी जिसको कहा था कि मर गया है वो हमारे पास आ गया और उसने कहा कि मैं तो जिंदा हूं, इन्होंने मुझे क्या मार दिया। तब हमें पता लगा कि फंडी के नाम पे इन्होंने किसी और दूसरे आदमी को मार दिया। तो उसने पटियाला हाउस कोर्ट में अपना सरेंडर किया। जब सरेंडर किया तो हमने जब उसके बारे में एप्लीकेशन दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई तो दिल्ली पुलिस ने उस पर 10 केस दिखा दिए कि ये तो जी बहुत, ये वाला फंडी भी बड़ा बदमाश है, जो मरा है वो 2 फंडी हो गए। और जब वो उनकी हत्या हो गई तो उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 न्यायाधीश थे जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, एक डीके जैन और एक वाई के सब्बरवाल, उन्होंने एक फैसला दिया और उन्होंने कहा कि दे हैव बीन डन अवे, अभी मर गए हैं तो इस मामले को भूल जाओ। तो आप समझिए न्याय की हालत जो है हिंदुस्तान में बड़ी बद से बदतर है। सिर्फ न्याय मिलता है पैसे वाले को, सिर्फ न्याय मिलता है रसूख वाले को, सिर्फ न्याय मिलता है जिसके पीछे जो है बड़ा वकील खड़ा हो, और सिर्फ न्याय उसे मिलता है जिसकी सत्ता से सांठगांठ हो। तो मणिपुर की घटना को तो सरकार दबाने में लगी है, सीबीआई दबाने में लगी है। मोदी सरकार ने अभी सीबीआई को जब 28 तारीख को केस की सुनवाई थी तो ये कहा कि हमने एफआईआर दर्ज कर ली है, सीबीआई जांच कर रही है। और सीबीआई की जांच का नतीजा क्या निकला कि जिस व्यक्ति को जिसने वो फोटो बनाई उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था एज ए विटनेस, उसको उल्टा बंद कर दिया कि हमने उसे ढूंढ लिया है और उसे बंद कर दिया है। तो इस देश में सुप्रीम कोर्ट में जब इसकी सुनवाई होगी तो मेरा मानना है कि भारत के प्रधान न्यायाधीश को सबसे पहले आदेश देना चाहिए कि जिस आदमी को तुमने अरेस्ट किया है उसको छोड़ो, उसको उल्टा जो है सम्मान दो और उसने कोई गलत काम नहीं किया है। बाकी जो दोषी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने कोताही बरती है, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। अब जो दूसरी बात है, इंडिया के लोग गए और इंडिया के लोग गए तो ये अब मनोज तिवारी कहते हैं वहां जो है पॉलिटिकल टूरिज्म हो रहा है। पॉलिटिकल टूरिज्म तो मनोज तिवारी के बारे में वैसे कहना नहीं चाहिए। जब उन्होंने दूसरी शादी की थी तो उनका एक प्लेजर टूरिज्म की फोटो आती थी, रात को एक घर पे जाकर वो एक लड़की के साथ अपनी फोटो देते थे और वो फोटो बड़ी वायरल हुई, जिसकी वजह से पता चला कि वो लड़की गर्भवती है और मनोज तिवारी को मजबूर होना पड़ा, उससे शादी करनी पड़ी। तो रिंकिया के पापा ने दूसरी शादी की, उसके बाद दूसरी शादी में अब उनको दूसरी बेटी भी पैदा हो गई। तो ये लोग जो है प्लेजर टूरिज्म करते हैं। इनके अभी एक वो किरीट सोमैया है, वो प्लेजर टूरिज्म कर रहे थे। उनकी जो है 6 घंटे की रील है जिसमें वो एक महिला के साथ जो है आपत्तिजनक स्थिति में लगे हुए हैं और इतनी बुरी तरह लगे हुए हैं कि उनका जो राजनीतिक जीवन खत्म हो गया। तो बीजेपी वाले नेता जो है वो अपोजिशन से भी उम्मीद करते हैं कि ये जो है प्लेजरिज्म करे, और ये लोग जो है देश की चिंताओं को, देश की समस्याओं को राजनीतिक तरीके से मंच से उठाने वाले लोगों को कहते हैं कि ये पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं। तो इनको इस बात पर एक तो शर्म आनी चाहिए, और दूसरी बात यह है कि मणिपुर की समस्याओं को आज भी दूर करने की सरकार की कोई मंशा मुझे नहीं नजर आती। संसद के 7 सत्र खराब हो गए, 17 सत्र का ये सदन है, और अगर सरकार चाहती है कि हम मणिपुर की घटनाओं पर
हम विचार करें इस पर, देश में कोई सकारात्मक रूप से कार्रवाई हो, वहां पर दोनों पक्षों को लगे। अभी जो है एमएस नरवणे, जो कि भूतपूर्व सेना अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि मणिपुर में चीन का हाथ हो सकता है। मणिपुर में चीन से मदद आ रही है, चीन से हथियार आ रहे हैं। तो भाई तुम्हें किसने रोका है चीन पे हमला करने के लिए? मोदी जी को चाहिए घोषणा कर दें कि चीन की हम ईंट से ईंट बजा देंगे, चीन पर हमला कर देंगे और चीन को सबक सिखाएंगे। लेकिन सेनाध्यक्ष बोल रहा है, मोदी जी उसकी सुनते नहीं। इंडिया बोल रहा है, मोदी जी उसकी सुनते नहीं। मोदी जी कम से कम एक काम तो कर सकते हैं, जो उनके हाथ में है, वो है कि वहां के मुख्यमंत्री को हटा दें। वहां के मुख्यमंत्री जो है मैतेई समुदाय के नेता हैं, उनकी वजह से ही ये हिंसा हो रही है, उनकी वजह से ही मैतेई समुदाय को पूरा प्रोटेक्शन मिला हुआ है, उनकी वजह से ही वहां पर अभी भी जो है आग वहीं की वहीं है। और अगर मोदी जी उनके बदन पे मरहम लगना चाहते हैं, घावों को भरना चाहते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाए। राष्ट्रपति शासन लगेगा तब भी केंद्र सरकार की सरकार होगी, लेकिन तब ये होगा कि मैतेई समुदाय से जो कुकी आदिवासियों को डर है, और जो उन्हें डर है कि भाई मैतेई समुदाय के लोग हमारा सफाया कर देंगे, क्योंकि आपको याद होगा थोड़े दिन पहले मैती समुदाय के एक प्रदीप सिंह बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा था मैतियों का स्लॉटर कर देंगे, खत्म कर देंगे, उनको पूरी तरह से वाइप आउट कर देंगे। तो जिस आदमी ने ये शब्द बोला वाइप आउट कर देंगे, मैती समुदाय के नेता ने, उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो आप समझ लीजिए कि मणिपुर में 6068 एफआईआर जो दर्ज हुई हैं, वो सारी की सारी जो है आज के समय में अगर उन एफआईआर को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो एफआईआर जो है मनगढ़ंत फर्जी तरीके से हुई हैं। उनकी हर एक की जांच होनी चाहिए, और जब जांच होगी तो सच पता चलेगा कि मणिपुर का सच दरअसल क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बताया कि कैसे मणिपुर वाले मामले को दबाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो इंडिया टीम के सांसद गए थे, उन्होंने जो रिपोर्ट दी है वो भी चौंकाने वाली है। हम इस पर आगे भी चर्चा करेंगे रविंद्र जी के साथ में। तब तक आप हिंदुस्तान देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कल फिर मुलाकात होगी।